नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो बात करें देश के सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह की, सबसे बड़े नेचुरल पोर्ट की, तो है आपका मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां से सर्वाधिक व्यापार होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सर्वाधिक व्यापार भी मुंबई बंदरगाह से होता है। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, आपको गलती नहीं करनी है। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून की तैयारी कर रहे हैं और एचपीटेट जून 2026 में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और कहीं पे अभी क्लासेस लगा रहे हैं, तो आप लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मतलब कि हमारी क्लासेस को बाद में देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल से हमारे बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। आप किसी भी स्ट्रीम से, एचपीटेट नॉन मेडिकल है, एचपीटेट मेडिकल है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। साथियों, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बोले तो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जो मानव निर्मित बंदरगाह है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है नाहवा शेवा बंदरगाह। कौन सा है? नाहवा शेवा। और नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नाहवा शेवा बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो नाहवा शेवा बंदरगाह है उसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, कि कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। तो अगर बात करें कांडला पोर्ट की, कांडला बंदरगाह की, तो ये गुजरात में है। ये आपको जरूर याद रखना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। और कांडला बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आते हैं, इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत ना करें। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई। तो भैया, संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो आपकी दिरहम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भैया टका किस देश की मुद्रा है। तो अगर बात करें टका की, तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ये बात आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि जो थिम्पू है, थिम्पू जो है वो किस देश की मुद्रा है। तो अगर बात करें थिम्पू, तो थिम्पू जो है वो आपका जो भूटान देश है, भूटान देश की मुद्रा का नाम थिम्पू है। ये क्वेश्चन भूटान देश की राजधानी का नाम थिम्पू है। माफ़ी चाहूँगा, भूटान देश की राजधानी का नाम थिम्पू है, और जो भूटान देश की मुद्रा है उसका नाम नोगल ट्रम्प है। क्या है? नोगल ट्रम्प है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा यहाँ पे सही कर ले। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि तुर्की देश की मुद्रा का नाम क्या है। तो तुर्की देश की जो मुद्रा है उसका नाम है लीरा। क्या नाम है? लीरा। और तुर्की देश की जो राजधानी है उसका नाम है अंकारा। ये भी आपको गलत नहीं करना है। दोनों बातें, जितनी बातें मैं एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे बोलता हूँ, ये बातें वो बातें हैं जो परीक्षाओं में, टेट परीक्षाओं में सीधी पूछी जाती है। एक भी बात गलत नहीं करनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि स्पेन देश की मुद्रा का नाम क्या है। तो स्पेन देश की मुद्रा का नाम है पेसेटा।
देखो पेसेटा, हमारे देश में मुद्रा को पैसे बोलते भैया, रुपया पैसा बोलते हैं, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, पेसेटा बोलते हैं, गलत नहीं करेंगे। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है, तो स्पेन की मुद्रा का नाम है मैड्रिड। याद रखना है, स्पेन देश की मुद्रा का नाम मैड्रिड है, और स्पेन देश की जो आपका मुद्रा राजधानी का नाम जो है वो मैड्रिड है, और आपका मुद्रा का नाम स्पेन देश की पेसेटा है। गलत नहीं करेंगे, गलती जो है वो अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपको नंबर कटने वाले हैं। अच्छा, एक बार रियाल किस देश की मुद्रा है? अब रियाल कई देशों की मुद्रा है, जैसे आपका कतर देश की मुद्रा रियाल है, ओमान की मुद्रा का नाम रियाल है, और कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम भी रियाल है, तो रियाल आपको जरूर याद रखना है। और ब्राज़ील जो देश है, ब्राज़ील देश की मुद्रा का नाम भी रियाल है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी देशों की जो मुद्रा का नाम है वो रियाल है, चाहे आपका ब्राज़ील है, चाहे आपका ईरान है, चाहे आपका कतर है, चाहे ओमान है, चाहे कंबोडिया है, इन सभी देशों की मुद्राओं का नाम रियाल है। रियाल आप गलती नहीं करेंगे। उसी प्रकार आपका दिनार, अब दिनार किन किन देशों की मुद्रा है, तो कुवैत, कुवैत में क्या चलता है, दिनार चलता है। आपका लीबिया देश है, वहाँ भी दिनार चलता है। तो ऐसे ऐसे देश आपको याद रखने हैं, कुवैत है, आपका लीबिया है, ये कैसे देश है जहाँ पर दिनार मुद्रा चलती है। तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी मैंने बोली, इन चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे और परीक्षाओं में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कालेश्वर मेला है वो किस जिले में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के। तो अगर बात करें आपकी कालेश्वर मेले की, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। और ये किस स्तर का मेला है, तो अगर बात करें कालेश्वर मेले की, तो यह एक राज्य स्तरीय मेला है मेरे साथी, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। ये क्वेश्चन पेपर एसपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, और इस क्वेश्चन पेपर जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको करवाता हूँ, अगर आपने सीरीज मेरी देख ली तो एचपी टेट आपका 101% पास होने वाला है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछेगा कि कांगड़ा में इसके अलावा और कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं, तो कांगड़ा में आपका नागिनी मेला, कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि नागिनी मेला हिमाचल प्रदेश के कहां पर मनाया जाता है। तो नागिनी मेला आपका कांगड़ा के नूरपुर में मनाया जाता है, यह एक जिला स्तरीय मेला है। उसी प्रकार आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डल मेला कहां मनाया जाता है, तो डल मेला आपका कांगड़ा के धर्मशाला के पास मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ज्वालामुखी मेला, ज्वालामुखी मेला जो है वो अक्टूबर माह में कांगड़ा में ही, कांगड़ा के ज्वालामुखी में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना करें। अच्छा जी, हमीरपुर ऑप्शन में दिया है, हमीरपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो अगर बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में बहुत सारे, दियोटसिड मेला बहुत फेमस है कि दियोटसिड मेला कहाँ लगता है, तो दियोटसिड मेला आपका हमीरपुर में जून महीने में लगता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था मेरे साथ ही कि आप ये बताइए कि गसोता मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ लगता है, तो गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। और ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मई के महीने में मनाया जाता है। गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, एक एक बात को आपने जरूर याद रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है शिमला, जरा शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट मेले आप बता देंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें शिमला की, तो शिमला में लगता है पत्थर का खेल मेला, जो कि शिमला के हलोग में लगता है। आपको याद रखना है कि पत्थर का खेल मेला कहाँ लगता है, तो ये शिमला के हलोग में लगता है। और ये कब लगता है, तो शिमला का ऐसा कौन सा मेला है जो कि दिवाली के अगले दिन लगता है, या अक्टूबर नवंबर माह में लगता है, तो दिवाली के अगले दिन जो लगता है वो आपका हलोग मेला। मेरे साथी आपको जरूर याद रखना है कि हलोग मेला कहाँ लगता है, तो हलोग मेला आपका जो है वो शिमला में, जिसको पत्थर के खेल मेले के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, शिमला में आपका इसके अलावा आपका सिप्पी मेला लगता है। सिप्पी मेला किस माह में लगता है, तो सिप्पी मेला मई में लगता है, जो कि मशोबरा में लगता है। सिप्पी मेले के अलावा भैंसों का मेला, ये भी मशोबरा शिमला में लगता है, और ये सितंबर माह में लगता है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा आपका फाग मेला, फाग मेला एक जिला स्तरीय मेला है जो कि रामपुर शिमला में लगता है, ये भी एक जिला स्तरीय मेला है। उसके अलावा आपका लभी मेला कहाँ लगता है, तो लभी मेला भी आपका रामपुर शिमला में लगता है। और लभी मेला एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय मेला है, जिसको राजा केहरी सिंह, जो वहाँ की बुशहर के राजा केहरी सिंह थे, उनके द्वारा शुरू करवाया गया था। लभी मेला आपको जरूर याद रखना है। साथियों, यहाँ पर किन्नौर भी दे रखा है, क्या किन्नौर में भी कोई फेमस फेस्टिवल होता है, तो किन्नौर में आपको पता है फुलेश फेस्टिवल होता है, लोसर फेस्टिवल होता है। ये मेरे साथी किन्नौर में होते हैं, और जो किन्नौर में होते हैं, किन्नौर के आपको जरूर याद रखने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ एक ही वीडियो में अगर कवर कर देंगे तो आप बोलेंगे कि उतना कवर करना है। कवर मैं उतना करता हूँ जितना आप दिमाग में बैठा पाओ, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन बनाना मेरी आदत है, क्योंकि जब आप परीक्षाओं में जाते हैं तो इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं।
बातें हैं, इसीलिए आप बिल्कुल गलती ना करें। जितनी एक्स्ट्रा बातें बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, लेकिन बेहतरीन बातें बोलता हूँ, इसीलिए हर एक बात को अपनी कॉपी में लेके हर एक पार्ट को नोट कर ले, अभी से आदत बनवा ले। अगर आपको भी एचपी टेट क्वालिफाई करना है, अगर एचपी का कोई एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कोई अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लो जी, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली जो सबसे छोटी नदी है वो है यमुना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो ये यमुना नदी है ये कहाँ से आ रही है? तो यमुना नदी आपका कालिंद पर्वत बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से आती है। तो ये कालिंद पर्वत बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से इस नदी का उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश में जो है ये कहाँ पर एंटर होती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो यमुना नदी एंटर होती है वो खोदर माजरी में एंटर होती है। हिमाचल प्रदेश में ये खोदर माजरी में एंटर होती है और हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है? सिर्फ सिरमौर ज़िले में बहती है। खोदर माजरी सिरमौर में एंटर होती है और ताजेवाला नामक स्थान में हिमाचल को छोड़कर कहाँ चली जाती है? हरियाणा में। ये कई बार दोनों शब्द पूछे गए हैं कि यमुना नदी कहाँ एंटर हो रही है, कहाँ पर छोड़ रही है। एंटर हो रही है आपके कहाँ पर? एंटर हो रही है आपका खोदर माजरी में और छोड़ती है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश को। तो छोड़ती है आपका कहाँ पर? ताजेवाला में। और कहाँ पर चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। मेरे साथी, यमुना की अगर सहायक नदियों की बात करें तो गिरी नदी आपकी यमुना की सहायक है, जलाल नदी आपकी यमुना की सहायक है, टॉस नदी आपके यमुना की सहायक है, पब्बर नदी यमुना की सहायक है, आपका जो है वो पटसरी नदी यमुना की सहायक है, आंध्रा जो है यमुना की सहायक है। तो ये यमुना की सहायक नदी आपको जरूर याद रखना है। यमुना की बात करें तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में उतना ज़्यादा नहीं बहती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई काफ़ी कम है। मेरे साथी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो यमुना नदी है उसके किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? तो यमुना नदी के किनारे एक शहर है पौंटा साहिब शहर। पौंटा साहिब शहर जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी है और ये पौंटा साहिब शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया था कि जो है वो गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गिरी नदी भी यमुना की सहायक नदी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया यमुना का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना का वैदिक नाम या इसका पौराणिक नाम कालिंदी है। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बात करें हिमाचल की सबसे लंबी नदी की मेरे साथी, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी यमुना है जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया था कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यमुना नदी के अगर उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील के राकस ताल से। याद रखना है मेरे साथी कि मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील के राकस ताल नामक स्थान से जो तिब्बत में पड़ता है, वहीं से यमुना नदी सतलुज नदी का उद्गम होता है। सतलुज नदी का उद्गम आपको जरूर याद रखना है। सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर होती है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सतलुज नदी जो हिमाचल में एंटर हो रही है वो किन्नौर के शिपकी दर्रे से। तो किन्नौर शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहाँ पर है? तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा गांव में छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो भाखड़ा गांव से छोड़ पंजाब में प्रवेश करती है सतलुज नदी। ये बात आपको जरूर याद रखना है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि सतलुज नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है, लेकिन आप ये बताइए कि बसपा नदी और स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है? तो बसपा और स्पीति आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि आप ये बताइए जो है वो नोगली खड्ड किसकी सहायक है? तो नोगली खड्ड जो कि सतलुज में रामपुर बुशहर में मिलती है, ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। और एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षा में ये पूछा है कि सतलुज नदी जो है वो किस गांव में मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जब मंडी में प्रवेश करती है तो किस गांव में करती है? फिरनू गांव। कौन सा गांव? फिरनू गांव आपको याद रखना है। और जो ये नोगली खड्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये रामपुर बुशहर के पास है, मतलब उसी के पास है नोगली खड्ड। और नोगली खड्ड में मेरे बहुत सारे बीएड के जो उसी जहाँ वो नोगली है वहाँ पर नोगली में एक बीएड का कॉलेज भी है और वहाँ काफ़ी बच्चे हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी बच्चे हैं। हर जिले से हिमाचल प्रदेश के हमारे
हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं। तो इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। और नोगली खड्ड से मुझे वो रामपुर बुशहर का कॉलेज भी याद आया, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बच्चे मुझे जो है फॉलो करते हैं। तो नोगली खड्ड जो यहाँ पे ये किसकी सहायक है, कई बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में। तो ये सतलुज की सहायक नदी है और ये नोगली खड्ड सतलुज में कहाँ मिलती है, रामपुर बुशहर में मिलती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों को ये चीज़ बहुत आसान लगेगी, लेकिन जो अन्य जिले के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। तो व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया। क्या नाम है, अर्जकिया। किस नदी का वैदिक नाम है, तो अर्जकिया जो है वो व्यास नदी का वैदिक नाम है और इसका संस्कृत नाम व्यास का क्या है, विपाशा है। तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद बताना है कि अर्जकिया व्यास की विपाशा ने। कैसे याद रखेंगे, अर्जकिया व्यास की विपाशा ने। तो अर्जकिया भी हो गया और विपाशा भी हो गया और व्यास भी हो गया। तो 3 नाम भैया, वैदिक नाम है अर्जकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। और ट्रिक कैसे है, अर्जकिया व्यास की विपाशा ने। पहले वैदिक नाम अर्जकिया और संस्कृत नाम क्या है, विपाशा है। गलती नहीं करेंगे। उसी प्रकार आपका सतलुज का भी वैदिक और संस्कृत नाम पूछा जाता है। तो सुतुद्री क्या है, शतुद्री जो है वो सतलुज का क्या है, आपका वैदिक नाम है। और शतुद्रु क्या है, शतुद्रु जो है इसका क्या है, आपका संस्कृत नाम है। तो दोनों बातें याद रखनी है, जितनी भी बातें हैं मेरे साथी, ये दोनों बातें याद रखनी है। ये दोनों बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है उन बातों को आपको डिटेल से याद रखना होता है। ये बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो बातें परीक्षाओं में आती है ना, इन बातों को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना पड़ेगा। मेरे साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में घड़ासरू झील स्थित है। तो अगर बात करें घड़ासरू झील की, तो घड़ासरू झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर बात करें आपकी घड़ासरू झील की, तो ये हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये चंबा में तो कहाँ पर है, एग्जैक्ट बताइए। तो ये चंबा के चुराहा तहसील में है। चंबा के भी चुराहा तहसील में है आपकी घड़ासरू झील। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं। तो चंबा में आपका मणिमहेश झील है, चंबा में आपका खजियार झील है, चंबा में आपका लामा डल झील है, जिसको 7 झीलों का समूह लामा झील के चंबा में तो है। और एक क्वेश्चन इसके बारे में और आता है कि चंबा झील को, चंबा की जो लामा झील है उसको कितने झीलों का समूह कहा जाता है। तो लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका महाकाली झील कहाँ पर है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, जो कि माता काली माता को समर्पित है। तो जो महाकाली झील है वो कहाँ पर है, तो महाकाली झील आपके चंबा में है। मेरे साथ ही इसके अलावा चंद्रकोपताल झील कहाँ पर है, तो चंद्रकोपताल झील आपकी चंबा में है। चंद्रकोपताल आपको जरूर याद रखनी है। तो चंद्रकोपताल है आपका, महाकाली झील है आपकी, लामा डल झील है आपका, लामा झील है सॉरी, आपका खजियार झील है आपकी, घड़ासरू झील है आपका, मणिमहेश झील है। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन में दिया है कांगड़ा। जी, कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं। तो अगर बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में सबसे इंपॉर्टेंट है डल झील, जहाँ पे भागसूनाथ जी का मंदिर है। तो भागसूनाथ जी का मंदिर है डल झील के पास, और डल झील भी कांगड़ा जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी करेरी झील भी आपकी कांगड़ा में है। करेरी झील आपको जरूर याद रखनी है। करेरी के अलावा आपका मछियाल झील भी आपकी कांगड़ा में है। मछियाल झील जहाँ पे मछिंद्रनाथ भगवान की तपोस्थली है, ये आपको जरूर याद रखना है। ऑप्शन में दिया है मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं। तो मंडी में आपकी कुमारवा झील है, मंडी में आपकी पराशर झील है, मंडी में आपकी रिवाल्सर झील है, मंडी में आपकी कामरूनाग झील है, मंडी में आपकी कुंतभयोग झील है, मंडी में आपकी कलासर झील है, मंडी में आपकी सुक्सर झील है, लिलासर झील है आपकी, खदलासर झील है। और ये सारी झीलें आपको याद रखनी है, चाहे मंडी की है, चाहे आपकी कांगड़ा की। हमीरपुर में कोई फेमस झील नहीं है, लेकिन चंबा, कांगड़ा और मंडी, ये 3 झीलों की जो झीलें मैंने आपको बोली है। मंडी की एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कुमारवा झील, पराशर झील, रिवाल्सर झील आपकी, कामरूनाग झील आपकी, कुंतभयोग झील आपकी, कलासर झील आपकी, सुक्सर झील आपकी, लिलासर झील। आपको ये सारी झीलें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 16 सिंगी धार इज लोकेटेड इन बिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो 16 सिंगी धार है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पे ये जो धार है वो आपके हमीरपुर में पड़ती है, लेकिन कुछ-कुछ एरिया इसका जो है वो ऊना में भी आता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली हमें इसको हमीरपुर को लेके चलते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएँ कि 16 सिंगी धार कहाँ पर है? कितना आपको क्लियर है इस धार के बारे में? एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि 16 सिंगी धार तो आपकी हमीरपुर में है, लेकिन जख धार कहाँ पर है जी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जख धार हिमाचल के किस जिले में है? तो जख धार की बात करें, जख धार आपकी हमीरपुर में है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि भैया हाथीधार जो है वो किन जिलों में जो है वो सीमा बनाती है? तो चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाती है हाथीधार। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि आपकी इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आती है? तो इंद्रासन पर्वत चोटी की बात करें, इंद्रासन पर्वत चोटी आपकी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। इंद्रासन आपको ज़रूर याद रखनी है। आपकी श्रीखंड पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो श्रीखंड पर्वत चोटी आपकी ये भी कुल्लू जिले में है। कुल्लू की जितनी चोटियाँ हैं वो भी आपको ज़रूर याद रखनी है। ये भी आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है, और जो चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है उन बातों को आपने ज़रूर याद रखना है। उसके अलावा आपका मेरे साथ ही कई बार पूछा गया है आपकी कि इसके अलावा हमीरपुर में सर और कौन-कौन सी हमीरपुर की सबसे ऊँची चोटी बता दीजिए। अगर बात करें हमीरपुर की सबसे ऊँची चोटी की तो अवहा देवी, अवहा देवी जो है वो हमीरपुर की सबसे ऊँची चोटी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था ऊना जिले की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो अवहा देवी की हाइट भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी 1100 है। और ऊना जिले की जो सबसे ऊँची चोटी है वो है भारवेन। कौन सी है? भारवेन जो है ऊना की सबसे ऊँची चोटी है। अगर बात करें भारवेन की तो भारवेन की हाइट यहाँ पे 1200 मीटर है। ये भी आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा था? बड़ा बेसिक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि बिलासपुर की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो बिलासपुर से ब से बिलासपुर, और याद रखेंगे ब से बहादुरपुर। तो बहादुरपुर और बिलासपुर तो आपको याद रह जाएगा कि बिलासपुर की सबसे ऊँची चोटी बहादुरपुर है, और बहादुरपुर की जो हाइट है वो 1980 मीटर है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। मेरे साथ ही एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि कांगड़ा की सबसे ऊँची चोटी बता देंगे? तो कांगड़ा की सबसे ऊँची चोटी है हनुमान टिब्बा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हनुमान टिब्बा आपकी कांगड़ा की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी हाइट जो है वो 48-60 मीटर है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे ऊँची चोटी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसकी ऊंचाई 7026 मीटर है। जो भी है बता देंगे। अच्छा जी, अगर मेरे साथ ही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो लोसर त्यौहार है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो लोसर एक नववर्ष का त्यौहार है, और ये त्यौहार जो है वो आपका ये जो फेस्टिवल है वो लाहौल स्पीति में भी लगता है और किन्नौर में भी लगता है। मतलब कि दोनों ही जगह आपका लोसर त्यौहार मनाया जाता है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि नववर्ष का त्यौहार जो मनाया जाता है ये आपका वैसे किन्नौर में मनाया जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों होता है, और अगला ऑप्शन होता है बोथ। तो आपको बोथ के साथ जाना है, उस समय गलती नहीं करनी है। किन्नौर की बात करें, किन्नौर में आपका फुलेज फेस्टिवल लगता है। फुलेज फेस्टिवल बहुत फेस्टिवल जो है ये बहुत फेमस फेस्टिवल है किन्नौर का। मेरे साथ ही फेस्टिवल तो बहुत सारे हैं। आपका फुलेज फेस्टिवल आपका किन्नौर में लगता है। किन्नौर में ही आपका जो है वो राक्षस नृत्य होता है, जो कि बहुत फेमस है, किन्नौर में बहुत फेमस रहता है ये। इसके अलावा त्यौहार तो बहुत सारे हैं। लवी फेयर आपका जो है वो शिमला में होता है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो के माध्यम से बताया था। कुल्लू का दशहरा आपका कुल्लू में मनाया जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है, जो कि दशहरे के दिन यहाँ पे जो है वो कृष्ण पक्ष के 10वें दिन अर्थात दशहरे के दिन होता है, इसका जो प्रारंभ होता है। तो मेरे साथ ही इसके अलावा नलवाड़ी मेला बिलासपुर में होता है, बहुत फेमस है नलवाड़ी मेला, जो कि डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में शुरू किया था, जो कि मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय शरगुल महाराज, हर हर महादेव।